जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गंज में। दोस्तों, एमपीपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन कल रात में आ गया था और इसके लिए एक वीडियो भी बना दिया। उसको आपको कुछ डाउट है, कितनी पोस्ट है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है और भी सारी जानकारी, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या फी है, वो सब डिटेल में बता दिया गया है। आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है, जाकर उसे जरूर देखेगा। इसके अलावा रोस्टर रोस्टर सिस्टम से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हटने से क्या कट ऑफ रहने वाला है, उस पर एक जबरदस्त वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग मेरे हिसाब से अगर उस कट ऑफ को देख ले, अगर आपको कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दे। अगर नहीं कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो फिर प्री की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि उसकी डेट आ चुकी है 24 अप्रैल। और करीब आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने कुछ अपने सब्सक्राइबर्स उनसे पूछा था कि सबसे टफ आपको कौन सा यूनिट या कौन सा पार्ट एमपीपीएससी में लगता है। तो उन्होंने बोला कि यूनिट 7 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा टफ लगता है, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, उनको थोड़ा डाउट होता है। तो मैंने 2 पार्ट इसके बना दिए हैं, तीसरा पार्ट है। और मैं पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको और कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और पुराने वीडियो जो है, करानी कमलापति पे वीडियो बना हुआ है, उसे जाके जरूर देखें। तांत्या बिल पे वीडियो बना हुआ है, उसे जाके जरूर देखें। आप पुराने वीडियो जाके देखिए, अच्छा लगता है कमेंट करें, नहीं बुरा लगता है तो भी कमेंट करें, क्या सुधार कर सकते हैं वो भी कमेंट करें, कोई टॉपिक पे डाउट है तो भी बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो हम आशा कर रहे हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप एस्पिरेंट है, आपके पास थोड़ा पेशेंस होना चाहिए चीजों को। आप ये मत सोचिए कि हम 10 तरह से पढ़ेंगे तो कैसे, आप जो भी चीज करें पूरी करें। वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश मत करें। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव की। ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेव्स की। तो वेव क्या होती है? तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस which propagate energy from one place to another place without transportation of matter। सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेशन यार उतना रखने की जरूरत नहीं है। आपने घर पे रस्सी देखी होगी जिसपे आप लोग कपड़ा फैलाते हैं। ठीक है। ये यहाँ इसके बीच में आप रस्सी बांध दीजिए, ऐसे करके। ठीक है। रस्सी के एक सिरे को आप हिलाइए या पकड़ के छोड़ दीजिए, दूसरा सिरा भी आपका हिलने लगता है और रस्सी ऐसे ऐसे करते हिलने लगती है। इसे ही वेव कहते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, रस्सी के आपके ने इस कोने को टच किया, लेकिन उस कोने को टच नहीं किया, मतलब आपका कोई फिजिकल रिलेशन उस कोने से नहीं था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हो गया, वो जो आपने ट्रांसमिट किया, हिलाया। तो उसी को कहते हैं कि वेव इज डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट एनर्जी। प्रोपोगेट ट्रांसफर करती है एनर्जी। आपने जो एनर्जी यहाँ लगाई थी वहां पे ट्रांसफर हो गई, सिंपल। तो अगर इसको डिवाइड करें हम 2 पार्ट में मेनली कहते हैं वेव्स को। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम का मतलब मीडियम कुछ भी हो सकता है। आपका मैकेनिकल मीडियम हो सकता है, आपकी एयर हो सकती है, आपके धूल के पार्टिकल हो सकते हैं, आपके ऑक्सीजन के पार्टिकल्स या आपके जो एयर होती है उनके पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जिनको भी मीडियम चाहिए उनको मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम नहीं चाहिए उनको मैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव आपकी 2 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको भी रेड किया गया है पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है। तो हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो वेव्स डायरेक्शन की डायरेक्शन में हो, मतलब इस दिशा में अगर कोई चीज फ्लो हम करवाना चाह रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, उसको लॉन्गिट्यूडनल। बट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स कह सकते हैं। ट्रांसवर्स को दूसरा आप परपेंडिकुलर से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? परपेंडिकुलर से आप समझ सकते हैं। दूसरी वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी आपका कंडक्टर होता है या जो भी वायर होता है घर में लगे, जिस पर करंट फ्लो होता है, जब भी आप इसको पावर देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो इसमें जब भी कोई करंट फ्लो होता है, करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। तो आपने करंट दिया, मतलब इलेक्ट्रिक दी, उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ई और एम को, तो क्या कौन सी वेव बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें ई इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज हो। ठीक है। तो इनको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, क्योंकि इनको ट्रांसमिट होने के किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो कौन कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये आपको एक बार ध्यान में आप रखना है। क्या याद रखना है? गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है और लॉन्ग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी अगर जानना है तो देखिए, कोई अगर वेव है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच इनका पीक ले लीजिए आप। ठीक है। पीक इनका ले लीजिए, ये सब कोई भी पहाड़ जैसा ही है इसका पॉइंट को।
इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसे ही तो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। एक मिनट में जितने बार ये आएंगे, जितने पीक आएंगे, उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगा, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है। वेव्स के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गामा रेज क्या होती है? गामा रेज की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। गामा रेज की फ्रिक्वेंसी हाई होती है मतलब इनके वेव्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब गामा रेज को अगर आप बनाएंगे तो ऐसे टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्स रेज आती है, आपका यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी सन से आती है। विजुअल रेडिएशन जिसको आप देख पाते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको आप देख नहीं पाते हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स SW कहते हैं। घर में अगर आपने बाबा लोगों का रेडियो पहले एग्जाम देखा हो या कुछ देखा हो तो उसमें कहते थे मीडियम वेव्स में आ रही है, ये शॉर्ट वेव्स में आ रही है। ये एफएम बोलते थे, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है कि एफएम सुनिए, जिसपे आपका बउआ आता है, बहुत सारे गाने आते हैं, एफएम वेव होती है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। उसी तरह शॉर्ट वेव्स होती है, ये फ्रिक्वेंसी के हिसाब से होती है। इन पे हम बताएंगे आपको डिटेल में, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग से आप समझिए कि लंबी है ये, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो आ, बहुत क्या है, ज्यादा है, सॉरी बहुत कम है। ठीक है, माफ कीजिएगा। गामा रेज में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो इसके बीच की डिस्टेंस कम होगी, और लॉन्गेस्ट फ्रिक्वेंसी है क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। बहुत लंबी है, मतलब दो पीक के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर दो इसके बीच की दूरी, तो आगे जो किसी चीज की याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। लॉन्ग रेडियो वेव, माफ कीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग रेडियो वेव्स मतलब उनके बीच का दो पीक के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया कौन से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इसमें से एक दे दिया जाएगा, एक कहीं बाहर से आपको दे दिया जाएगा। सपोज साउंड वेव दे दिया जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव दे दिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी पहले जिसकी ज्यादा होती है, सपोज इसकी एक 10 मेगाहर्ट्ज है, फिर 9 मेगाहर्ट्ज है, फिर 8 मेगाहर्ट्ज है, ऐसे करके अगर फ्रिक्वेंसी को अरेंज करेंगे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, आपको पता होगा। तो कैथोड रे की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है और अल्ट्रासोनिक रेज की कम होती है। ठीक है। कैथोड रे इसको निगेटिव भी कहते हैं, कैनल रे इसको एनोड रे भी कहते हैं, या पॉजिटिव भी कहते हैं। उसके अल्फा रे, बीटा रे, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है। कैथोड रे की मैक्सिमम होती है और अल्ट्रासोनिक की मिनिमम फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक है। जिसको हम बोल दे रहा हूँ उसको मित्रों जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो इन दिस वे द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। मतलब आपने रस्सी को अगर इधर से हिलाया, यहाँ से, और रस्सी जो है ऐसे ही हिल रही है, इसी डायरेक्शन में हिल रही है जिस डायरेक्शन में आप उसको हिलाना चाह रहे हैं, तो कौन सी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। सिंपल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में आप हिलाना चाह रहे हैं, सीधा डायरेक्शन। ठीक है। तो जैसे आप स्प्रिंग आपकी होती है, स्प्रिंग में जब भी वाइब्रेशन होता है, दो स्प्रिंग को नॉर्मली बांध दीजिए, और जब भी प्रेस करते हैं, जब आप जैसे स्प्रिंग आपकी ऐसे होती है, ऐसे उसको प्रेस अगर करेंगे तो छोड़ेंगे तो फिर स्प्रिंग ऐसे ही चली जाएगी ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। और या तो जो होती है साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कैसे आपकी ट्रांसमिट होती है? आपका सपोज ये मुंह है, फिर ठीक है, यहाँ से आप बोल रहे हैं, तो ये जो होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसके थ्रू आपकी ऐसे ऐसे करके चली जाती है, तो इसी डायरेक्शन में हो रही, जो डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आवाज आ रही है ना, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की। ट्रांसवर्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट, लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट मतलब लॉन्गिट्यूडनल ऐसा था तो उसको परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। मतलब क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स वेव्स में, कि अगर आप इसको इस डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से वो इस डायरेक्शन में जाने लगे, इस डायरेक्शन में, मतलब जो वाइब्रेशन आप इस डायरेक्शन में करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होने लगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में होने लगे, इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे स्प्रिंग अंडर टेंशन, स्प्रिंग का टेंशन बहुत, दोनों कोने को पूरा टेंस करके बांध दीजिए और हिलाइए तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाने लगे, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, वो उसको दबाने पे जाएगी, लेकिन अगर टेंशन में कर दिया तो ऐसे ऐसे जाएगी। या आपका वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जब भी आप पानी या पॉन्ड में, तालाब में कोई पत्थर फेंक दे यहाँ पे, ठीक है, हमने पत्थर फेंक दिया, तो उसके चारों जो वेव्स बनने लगती हैं, देखिए ऐसे बनने लगती हैं जब पानी पत्थर फेंकते हैं, उसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आपने एक थाली ली, उसमें चावल के कुछ दाने रखे, और धीरे धीरे यहाँ पे थाली को आप क्या कीजिए, हल्का हल्का ठोकिए या किसी चम्मच से, तो आपके चावल के दाने ऐसे 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 ऐसे, सॉरी माफ कीजिए,
तो चावल के दाने आपके ऐसे 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 चले आने लगेंगे, ठीक है, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, आपकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कोई भी कंडक्टर या कोई भी तार जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या जा रही है, उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। वी डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर दैट प्रोपगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज को मीडियम नहीं चाहिए उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, उसको मैकेनिकल वेव नहीं कहते। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को कोई सिग्नल नहीं चाहिए। जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल से आप बात करते हैं, उसमें आपको कोई सिग्नल दिखाई देता है, जा रहा है, लेकिन बात आपकी हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विच कैन बी प्रोपेगेट इवन थ्रू द वैक्यूम, मतलब ये वैक्यूम में, यहाँ पे हवा नहीं है, मतलब वहां भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप चंद्रमा, वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे जैसे वैक्यूम हो जाए, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप हवा बहुत कम है, वहाँ भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर सकते हैं, बस बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम होता है। तो साउंड वेव्स के लिए क्या चाहिए आपको, मीडियम चाहिए बस इसके लिए, इसलिए साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि लाइट, रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनकी स्पीड क्या होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। जिस डायरेक्शन में आप बोलते हैं उसी डायरेक्शन में आवाज लोग सुनाई देता है। ऐसा तो नहीं है कि आप मुंह उल्टा करके बोलेंगे तो उसको सीधी आवाज चली जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आप बोलना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसके लिए मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब आप धूल के कण या आपके एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू ही जो होती है ये साउंड वेव आपकी ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जैसे कि आप समझें कि आपने गिटार देखा होगा, गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती है, जैसे उसको वाइब्रेट आप करते हैं तो आपको आवाज़ें आती हैं, वो किस लिए आती है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गिटार के स्ट्रिंग्स की वजह से क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं और वही वॉइस आपके कान पे पहुंचती है। और कान के अंदर जो आपका ड्रम होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, जो आपका एयर का वाइब्रेशन वो कन्वर्ट कर देता है इसमें साउंड में, ठीक है। अब हम बात करें जो फ्रिक्वेंसी रेंज, अगर इसको फ्रिक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड किया जाए साउंड वेव्स को, तो तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक आप मानिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज, एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों चीज़ पूछी जा चुकी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से, तो इसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसी, उसको ऑडिबल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, या ऑडिबल वेव्स। मतलब इसी वेव्स के बीच में हम लोग बात करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है इसी वेव्स में होती है। किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की आवाज़ मोटी होती है, वो अलग चीज़ है, वो पिच होती है, लेकिन जो उनकी फ्रिक्वेंसी की रेंजेज होती है इसी बीच में होती है, ठीक। कोई ज़्यादा तेज बोलता है, कोई ज़्यादा धीरे बोलता है, तो फ्रिक्वेंसी की रेंज इसी बीच में हमेशा होती है। हम इसी के बीच में हमारा कान सुन सकता है, इससे कम में नहीं सुन सकता, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से हम नीचे चले जाएं तो इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। अब चलिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले के ज़माने में, या अभी भी ऐसा बोलते हैं ना, कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है अपशगुन है, क्यों बोलते हैं, उसका आपको रीज़न पता है? उसका रीज़न ये है कि पहले के ज़माने में जब भी कोई नाविक होता था जो नाव से जाता था या नाव से कोई बिजनेस करता था, सामान ले जाता था, अपने साथ बिल्लियों को ले जाता था। बिल्लियों की सुनने की क्षमता या कुत्तों की सुनने की क्षमता जो होती है वो 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से कम होती है, ठीक है। वो 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से कम पे भी सुन सकते हैं और बीच की भी सुन सकते हैं। तो क्या होता था, जब भी कोई वेव्स आने वाली होती थी या कोई स्टॉर्म आने वाला होता था, कोई भूकंप आने वाला होता था, तो जो इनिशियल साउंड होता है वो बहुत कम रेंज का होता है, ठीक है, जो हमारे कान तो नहीं सुन पाते बट उनके कान सुन लेते थे और उन्हें वो चीजें फील होने लगती थी। तो या तो रोने लगते थे या डिफरेंट साउंड करने लगते थे। इस वजह से उनको कहा जाता था कि वो उन्हें पहले से चीजें पता चल जाती है। ऐसा नहीं कि उन्हें चीजें पता चल जाती है, उनके सुनने की क्षमता जो है वो इंफ्रासोनिक रेंज में भी होती है, इसलिए उनको पता चल जाता है ना, इंटरेस्टिंग बात। चलिए उसके बाद हम बात करें कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक, मतलब आपने 20 से 20,000 देखा, 20 से कम देखा जो इसको इंफ्रासोनिक, जो कुत्ते लोग सुन भी सकते हैं, और 20,000 से अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का हमको आपको यूज बताएं तो सेंडिंग सिग्नल्स, measuring the depth of the sea, cleaning clothes and mechanical parts, remaining lamp short and chimney of the factory ultrasonography, ठीक है। चलिए इसको समझाने का आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिग्नल भेजना अल्ट्रासोनिक, जो आपकी मोबाइल, जैसे कि देखिए अल्ट्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है,
ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के भी ऊपर है। हाई फ्रिक्वेंसी, जितनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होगी वो जितना दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक एक तो सिग्नल आपके भेजने के लिए, दूसरा सी की सतह नापने के लिए। सी की सतह नापने के लिए चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सी की सतह नापने के लिए कैसे होता है। ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र है, ये उसकी तलछटी है। ठीक है, आपको जब भी इसकी सतह नापनी होगी, आप क्या करेंगे, एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर लेंगे और यहाँ से अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर से एक सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। ये सिग्नल जब भी टकराएगा तलछटी से तो वापस लौटेगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। इसको हम रिसीवर के माध्यम से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रांसमीटर ऐसे ट्रांसमिट किया, रिसीवर के माध्यम से उसको रिसीव कर लिया। तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब डेप्थ निकालना है। तो डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा v इज टू टी। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें वेलोसिटी तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हमने पढ़ लिया कि लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, और क्या है, टाइम कैसे मेजर करेंगे, ट्रांसमीटर से जब हमने ट्रांसमिट किया उस टाइम को मेजर कर लेंगे, रिसीवर में जब रिसीव हुआ उस टाइम को मेजर कर लेंगे। तो हमारे पास 2d हो जाएगा, d प्लस d हो जाएगा, मतलब 2d हो जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे d आ जाएगा। v की वैल्यू रख दे 3 × 10⁸, जितना टाइम लगा, सपोज आपको 30 सेकंड लगा, ये रख दे तो आपकी डेप्थ आ जाएगी। जितना लंबा डेप्थ होगा उतना ज्यादा टाइम लेगी वेव नीचे जाने में और आने में, जितना कम डेप्थ होगा उतना कम टाइम लेगी। सिंपल ये तरीका है। और तीसरा आपका जो होता है क्लीनिंग क्लॉथ एंड मशीनरी पार्ट। क्लॉथ कपड़े जो होते हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो अल्ट्रासोनिक से जब उसको साफ करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जब कोई बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती है, उनके कानों में पड़ती है, तो क्या होता है कि उनकी सुनने की क्षमता तो उतनी है नहीं, वो लोग मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो मतलब वही क्लीनिंग हुआ आपका। ठीक है, और तीसरा अल्ट्रासोनोग्राफी, जब कोई बच्चा पेट में होता है माँ के तो उसकी पोजीशन को पता करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है, उसको अल्ट्रासोनिक टॉर्च जैसा एक होता है, उसको रोटेट करते हैं पेट के ऊपर उनके। ठीक है, बेबी बम जो होता है उसके ऊपर रोटेट करते हैं, और उसके बाद अंदर की चीजें जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर स्क्रीन पे आने लगती है, कि स्क्रीन लगा होता है उस पर देख लेते हैं बच्चे की पोजीशन, ऐसी कोई पोजीशन तो नहीं है जिससे उसको डिलीवरी होने में खतरा हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की। तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम जो होता है वो सॉलिड में होता है। सिंपल आप बात समझिए, जब आप स्टील पे कोई तो स्टील की थाली में आप जो कोई चम्मच बजाते हैं ज्यादा बजता है, लकड़ी में बजाते हैं कम बजता है, टायर में बजाते हैं और कम बजता है, प्लास्टिक में बजाते हैं तो और कम बजता है। तो सिंपल ये है कि स्टील के जो वो होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, वो ज्यादा वाइब्रेट, जितना ज्यादा वाइब्रेट उतनी ज्यादा आवाज करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड में मैक्सिमम साउंड होता है। ठीक है, ये आप अपने एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। और व्हेन साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सिंपल जैसे बताया कि सॉलिड में ज्यादा होगा, तो अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, मतलब आप पानी के अंदर कम आवाज सुन पाते हैं, कभी देखिएगा आप रूम के कमरे में ज्यादा आवाज सुन पाते हैं, आसमान के नीचे नॉर्मली ओपन जगह पे कम आवाज सुन पाते हैं, और लिक्विड में और कम आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, तो जब भी होगा तो वो आपकी लेंथ जो होती है चेंज होती थी, बट फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कभी इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करती है, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि उसके ट्रांसमीटर, क्योंकि आपने 20 हर्ट्ज से बोला है, 20 हर्ट्ज ही रहेगी। ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट क्या आपका रहेगा कि साउंड की स्पीड वो जो होगी, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे वेव लेंथ जो होती है आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहेगी, इंपॉर्टेंट। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, इंक्रीज ऑफ द साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, सपोज कुछ भी आप ले लीजिए, सपोज एक पानी का वो ले लीजिए, पानी का एक बर्तन ले लीजिए। ठीक है, इस पे जो पानी रखा रहता है, ठीक है, इसे पानी जब रखा रहता है, तो जब भी आप इसको गर्म करते हैं तो आपको मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं, मतलब पास में आते दिखाई देते हैं। जितने पास में आएंगे तो वो जितने पास में आएंगे वो उतना अच्छा रहेगा साउंड के वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। और एयर में क्या होता है, दूर दूर पे होते हैं, इसलिए एयर में ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, आपस में टकराएंगे, वही चीज तो चाहिए आपको साउंड को ट्रैवल करने के लिए। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन, वही सिंपल चीज बोल रहा है कि जो आपकी एक एयर ह्यूमिड एयर जिसमें पानी के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, दो तो सपोज आप एक ड्राई एयर लीजिए, बहुत सूखी है, आपके रेगिस्तान में है। ठीक है, उनमें दूर एयर के कण बहुत दूर, एयर के जो मॉलिक्यूल दूर दूर है। बट अगर ऐसी जगह जहां पे जैसे केरला वेरला है, जहां पे आप मॉइस्चर आता है,
तो मॉइस्चर जो होगा उस जगह को घेर लेगा, पानी के बीच की जो जगह होगा, तो ये पार्टिकल पास पास में आ गए ना आपके। तो जब भी यहाँ पे साउंड वेव्स आएगी तो इन पार्टिकल के माध्यम से ये ट्रांसमिट हो जाएगी और पूरी आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिड एयर में जितना ज्यादा सघन चीज उतना ज्यादा अच्छा साउंड वेव ट्रेवल करेगी, सिंपल ये है। चलिए अब हम बात करें इको। इको मतलब कभी कभी होता है ना, आप किसी कमरे में जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपके पास 2 से 3 बार गूंजती है, उसी को इको कहते हैं। तो द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड अ इको। ठीक है, वही वही चीज जब जैसे आपने बोला और आपकी कहीं से टकरा के लौटी तो उसको साउंड वेव। अगर वो एक बार में लौट आई तो ठीक है, लेकिन खबरों में क्या, जब आप चिल्लाते हैं तो वो टकराती है इस दीवार से, फिर इस दीवार से, फिर इस दीवार से, तब लौट के आती है, इसलिए 2 से 3 आवाज आती है। उसी तरह तो it is defined as the amount of energy passing normally per unit area held around that point per square per source unit time। इतना याद रखना नहीं है आपको, बस इको आप ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। पिच, द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रेफर्ड टू द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, पिच ऑफ द साउंड ये, ठीक है, इसको दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसी है पिच कहते हैं आप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पिच कहते हैं। लड़कियों की पिच जो होती है थोड़ा सा ज्यादा हाई होती है और लड़कों की पिच थोड़ी सी कम होती है। सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द पिच ऑफ द साउंड। किसी साउंड दो, आप जैसे कि बताया, दो जो वेव्स का क्रेस्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बीच की डिस्टेंस होती है वो पिच होती है। सोनार, सोनार मतलब होता है आपका, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो आपका होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, समझे आप? साउंड, सॉरी माफ कीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार डिटेक्शन नहीं होता है, ये रडार का फुल फॉर्म होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एस से हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, ए आर से हो गया रेंजिंग। तो ये क्या, द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जैसा लिखा भी है आप, इट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। जैसे कि मैंने आपको बताया, साउंड गई टकरा के वापस आई। इट टू लोकेट द एनिमी सबमरीन एज शिप रेक्स। मतलब आपका, जब जैसे आप साउंड वेव यहाँ पे भेजेंगे, अगर आपकी सबमरीन के सामने कोई पनडुब्बी के सामने कोई दूसरी पनडुब्बी आ गई, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके पास आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आगे कोई चीज है। या तो सबमरीन हो सकती है, या तो कोई टूटा हुआ शिप हो सकता है, या तो कोई पत्थर हो सकता है। तो नॉर्मली सोनार का यूज आपके पानी के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट कुछ नहीं होता, सिंपल ट्रेन के जब भी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, जब भी देखिए ट्रेन आपके पास आएगी तो उसकी आवाजें तेज सुनाई देती है, ट्रेन जब आपसे दूर जाती है तो उसकी आवाजें कम हो जाती है। तो इसी को ये प्रिंसिपल ही कहलाता है, आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ द साउंड मतलब ट्रेन, ठीक है, और या खड़े हैं पैसेंजर। ठीक है, जब भी रिलेटिव मोशन मतलब आप दूर जा रहे हैं ट्रेन से या ट्रेन आपसे दूर जा रही है, जब भी एक रिलेटिव मोशन होगा तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जो होती है वो डिफरेंट हो रही है। अगर आप पास में आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, साउंड आपको तेज सुनाई देती है। दूर जाने लगते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कम सुनाई देने लगती है। इसे ही आप क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई आपके हवाई जहाज जो होता है, एरोप्लेन, एरोप्लेन एरोप्लेन में किसी चीज की डिस्टेंस को पता रखने के लिए डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है। कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एविएशन मेरा फील्ड रहा है, मुझे इस पे काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।